हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब क्लासेस चैनल में। आज नया टॉपिक आपका टॉपिक का नाम है समास। कक्षा 10 का टॉपिक है। बहुत दिन से बच्चे कह रहे थे, आज हमने वो आपको टॉपिक डाल दिया। टॉपिक का नाम है समास। पूरी तरीके से पढ़ते चलें। सबसे पहले हम समास को तोड़ लेते हैं। सम प्लस आस। जब इसका अर्थ देखा तो बराबर में पास पास, अर्थात जो दो दूर बैठे हुए व्यक्ति थे उनको हमने पास पास लाया गया तो वो क्या कहलाया? समास कहलाया। इसकी परिभाषा में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, वो देखते हैं कि एक तो होता है वर्ण और एक होता है शब्द। तो शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। दो शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। दो नए शब्द जब आपस में मिलते हैं, दूर दूर बैठकर के जब नज़दीक आने का प्रयत्न करते हैं, तो जो मेडिटर है वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। तो दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। थोड़ा संधि से अलग, वर्णों के मेल को, शब्दों के मेल को, वर्णों के मेल को तो कहा गया संयोग, और शब्दों के मेल को कहा गया समास। दोस्तों, इसके पद भी होते हैं। इसके पद होते हैं समास के दो। पहला जो पद होता है वो तो होता है पूर्व पद, और दूसरा पद होता है वो होता है उत्तर पद। आज के इस वीडियो में हम आपको केवल पूरे समासों के बारे में जानकारी देंगे, ताकि आने वाली क्लासेज में आपको सुगमता हो पढ़ाई देखने में या करने में। तो देखिएगा, अलग अलग प्रश्न बनते हैं। समास कितने होते हैं? मूल रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः समास कितने प्रकार के होते हैं? पदों के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं? उन सारे समासों की कैटेगरी गिनती आज हम अपने वीडियो के द्वारा क्लियर करेंगे। देखें, अगर प्रश्न इस तरह से आता है कि समास कितने होते हैं, तब तो बच्चों यहाँ संख्या आएगी 6। लेकिन जब बात करते हैं मुख्यतः समास कितने होते हैं, प्रमुखतः समास कितने होते हैं, मेनली जो कंपाउंड डिग्रियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं, या यूँ कहें पदों के आधार पर समास कितने होते हैं, तो वहाँ समास होते हैं दोस्तों 4। अब 4 कैसे होते हैं, 6 क्यों नहीं होते, ये 6 कब होते हैं, 4 किस तरह होते हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पद होते हैं समास के 2। पहले पद का नाम है पूर्व पद और दूसरे पद का नाम है उत्तर पद। कहीं कंफ्यूजन मत हो जाना, अपने पढ़ते समय कंफ्यूजन पाल लो, क्योंकि संधि में भी 2 ही पद होते हैं, लेकिन उसके पहले पद का नाम होता है प्रथम पद और दूसरे पद का नाम होता है द्वितीय पद। यहाँ पहले पद का नाम पूर्व पद और दूसरे पद का नाम उत्तर पद होता है। मैं देखते हैं, अपन देखते चलते हैं, इनको क्लियर करेंगे कि जहाँ पहला पद प्रधान होता है, देखते चलना, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, कि जहाँ पहला पद प्रधान होता है उस समास का नाम है अव्ययीभाव। जहाँ पहला पद प्रधान होता है उस समास का नाम है अव्ययीभाव, और जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है उस समास का नाम है तत्पुरुष समास। बाद में इनकी डेफिनेशन देखते चलने, पहले तो नॉर्मल रूप में इनको समझ लें कि होते क्या हैं ये।
तो जिसका पहला पद प्रधान हुआ वो तो हुआ अव्ययी भाव समास, और जिसका उत्तर पद प्रधान हुआ वो हुआ तत्पुरुष समास। लेकिन बच्चों जब इन जिस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी उत्तर पद भी, तो वहाँ एक अलग समास निकल करके आया और उस समास का नाम था द्वंद्व। दोस्तों हम गलत उच्चारण करते हैं, द्वंद्व बोलते हैं द्वंद्व, जबकि द्वंद्व नहीं है, शुद्ध है द्वंद्व। उच्चारण यदि हम गलती करेंगे तो गलती हमारी बनती ही चली जाएगी। तो हिंदी में प्रोनाउंसिएशन जो है, उच्चारण जो है वो बहुत ज़्यादा मस्ट होना चाहिए। तो पहला पद जिसका प्रधान होता है वो अव्ययी भाव, और दूसरा पद जो होता है वो तत्पुरुष, और जिसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व। दोस्तों जिसका ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, एक अलग ही प्रधान होता है। तीसरा अन्य पद प्रधान होता है, उस समास का नाम है बहुब्रीहि। अर्थात यूँ कहें, ऐसी बहू जो ना तो पियर की अच्छी ना ससुराल की अच्छी, ऐसी बहू होती है बुरी, इसलिए उस समास का नाम रख दिया गया बहुब्रीहि। कौन सा रख दिया गया? बहुब्रीहि। अब देख लो आप कितने समास हैं, 1 2 3 4। तो मेनली समास कितने हुए? 4। पदों के आधार पर समास कितने हुए? 4। ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि 6 कैसे होते हैं। फिर तत्पुरुष समास को 2 भागों में और बांटा गया है। नंबर 1, कर्मधारय समास, और नंबर 2 द्विगु समास। अब कुल समास कितने हो गए? 6। लेकिन दोस्तों तत्पुरुष समास के ही भाग हैं ये दोनों, जिसमें पहला था कर्मधारय और दूसरा था द्विगु समास। ये 6 समास हो गए। अब इनके नॉर्मल रूप में जानकारी हासिल कर लेते हैं, तो उसके बाद अगली वीडियो में अलग अलग पढ़ेंगे सब। अव्यय संस्कृत भाषा का शब्द है, हिंदी में तो इसको कहते हैं अविकारी। अविकारी कहते हैं नो चेंज, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात जिसका पहला पद अव्यय हो, अर्थात वे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हो, अव्यय हो, वो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। अब अव्यय कौन से होते हैं? या तो उपसर्ग होते हैं या फिर प्रत्यय होते हैं, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। अब बात ये होती है कि उपसर्ग लगाएं या फिर प्रत्यय लगाएं, क्योंकि यही शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ नहीं बदलता। ये दोस्तों वो चीज़ हैं जो खुद तो परिवर्तित नहीं होते, लेकिन जो इनके साथ आता है उसका रूप बदल देते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो मैं यूँ कहूँ, मूल शब्द होता है एक, और मूल शब्द के आगे या तो क्या लगा होगा? उपसर्ग, या पीछे क्या लगा होगा? प्रत्यय। अब बात करते हैं विशेषकर संस्कृत के उपसर्ग होते हैं ना 22, वो आपको देखने को मिलेंगे। ए आ अब अप अब आप आपी आवी नी वी सु सम दोर दोष निर निस प्रे प्रति पर परा यथा। ए आ अब अप अपी अभी अभी आदि नी वी सु सम दोर दोषो निर निस प्रे प्रति पर परा आदि शब्द आपको लगे मिलेंगे सब, याद तो आपको करने ही पड़ेंगे।
तो मूल शब्द के आगे या तो लगा मिलेगा उपसर्ग, या मूल शब्द के पीछे लगा मिलेगा आपको प्रत्यय। वो कौन सा समास होगा? अव्ययभाव। परिभाषा आपको बाद में बताएं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि जिस समास का पहला पद प्रधान होता है या पहला पद अव्यय होता है वो कहलाता है आपका अव्ययभाव समास। अब चलते हैं साहब तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास बहुत इंपॉर्टेंट समास है। कहते हैं जब तत्पुरुष समास पढ़ लिया जाता है तो आधे समास पढ़ लिए जाते हैं। तत्पुरुष में कहते हैं विभक्ति कारक चिन्हों का लोप होता है। अब जब तत्पुरुष समास पढ़ेंगे तो हमें विभक्ति भी पढ़नी पड़ेंगी, और जब विभक्ति पढ़नी पड़ेंगी तो हमें कारक भी पढ़ने पड़ेंगे। तो विभक्ति कारक चिन्हों का लोप होता है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग अधिकरण में पेपर संबंध काकी के संबोधन है वो अरे। तीसरा द्वंद्व। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में और तथा एवं इत्यादि आदि का प्रयोग किया जाता है। बाद में आप देखने को मिलेंगे कि द्वंद्व समास भी 3 प्रकार का होता है, इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार। पढ़ेंगे। बहुब्री समास तो दोस्तों ध्यान रखना, ऑप्शन में यदि बहुब्री है तो 250% उत्तर हुआ बहुब्री। मैं आपको पक्का बता रहा हूं, अगर ऑप्शन में बहुब्री दिया हुआ है तो वो 250% बहुब्री समास होगा। अगर ऑप्शन में बहुब्री नहीं है तब हम अन्य समासों की कैटेगरी में चलते हैं, क्योंकि रूढ़ हो जाता है शब्द। मैं अब कहते सर रूढ़ कैसे हो गया? हम बात करते हैं पंचवटी की। पंचमी से 5, वटी से वृक्ष, 5 वृक्षों का समूह। अब 5 वृक्षों का समूह कहीं भी हो सकता है। मैं कहूँ यहाँ 5 वृक्ष हो गए तो वो पंचवटी हो गई ना। लेकिन जब पंचवटी हो गई लेकिन रूढ़ बना लिया गया हमने वो स्थान जब माँ सीता रही थी। जैसे मैंने लिख दिया दुर्वासा, दुहु प्लस वासा, बुरे हैं जिसके वस्त्र, अर्थात मैं कीचड़ में गिर गया, मेरे कपड़े गंदे हो गए तो मेरे भी वासा वस्त्र गंदे हो गए तो मैं भी दुर्वासा हो गया। लेकिन जब दुर्वासा की बात की जाती है तो वहाँ ऋषि विशेष पर यह शब्द रूढ़ हो जाता है। कहाँ हो जाता है? ऋषि विशेष पर यह शब्द रूढ़ हो जाता है। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार कौन सा समास हुआ? बहुब्रीहि। अर्थात ना तो अब जैसे हमने एक शब्द दिया और उस शब्द का नाम था दशानन। अब देखें 10 पहला पद है, आनंद दूसरा पद है। अब ना तो इम्पोर्टेंसी 10 की है और ना ही महत्वता आनंद शब्द की है, लेकिन एक इनसे मिलकर के तीसरा पद प्रधान हुआ और वो निकल कर के आया रावण। अब इस शब्दों में रावण कहाँ है देख लो। तो जहाँ पहला नहीं दूसरा नहीं अन्य पद प्रधान होता है वो होता है बहुब्रीहि समास। अब अपन कैटेगरी वाइज चलते हैं। मैंने कहा था तत्पुरुष समास को विभक्ति कारक चिन्हों का लोप होता है और विभक्ति कारक चिन्ह जो कारक होते हैं 8 होते हैं। ऊपर का होता है सबसे पहला कर्ता और नीचे का होता है संबोधन। कहते हैं कर्ता को छोड़ दो संबोधन को तोड़ दो, बच गए कितने? 6। तो यहाँ फिर प्रश्न बना कि विभक्ति कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास कितने प्रकार का हुआ? 6 प्रकार का। कर्ता हटा दो तो सबसे पहला समास कारकों के आधार पर आया कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास,
अधिकरण तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, ये समास विभक्ति कारक चिन्हों के आधार पर आए। अब इनके पार्ट जो थे कर्मधारय समास के, तत्पुरुष समास का पहला पार्ट था कर्मधारय समास। दोस्तों कर्मधारय समास में हमने कहते हैं कुछ नियम बना लेते हैं सब। पहला नियम ये था कि इसमें उपमेय और उपमान का संबंध होता है, या सिमिलर है फिर भी अलग देखते हैं। विशेषण और विशेष का संबंध होता है, विशेषण और विशेष का संबंध होता है, या फिर यूँ कहें कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं, अर्थात विशेषता बताने वाले होते हैं। अब कैसे होते हैं वो देखें, एक उदाहरण देख लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करना चाह रहा था, उपमेय और उपमान अलंकारों में आते हैं, और जिसमें यूँ कहें रूपक अलंकार के जितने भी उदाहरण हैं वो सब कर्मधारय समास में आएंगे। उपमेय जिसकी बात बताई जा रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, जिसकी तुलना की जा रही है, वो कहलाता है उपमेय। और जिससे तुलना की जा रही है उपमेय की, वो क्या कहलाता है? उपमान कहलाता है। क्या कहलाता है? उपमान कहलाता है। जैसे हमने कहा प्रभु दयाल, या मैं कहूँ पीताम्बर। प्रभु जी कैसे हैं? दयालु हैं। तो यहाँ किसकी बात की जा रही है? प्रभु की। किसकी बात की जा रही है? प्रभु की। यहाँ विशेषण और विशेष की बात देखते चले। पहला नियम मैंने ये यहाँ लग दिया था, पहले मैं इसकी बात बता रहा हूँ। विशेषण किसे कहा जाता है? जिस विशेषण वे शब्द हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करते हैं। अर्थात वे शब्द जो विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं, और जिनकी विशेषता बताई जाती है वे विशेष कहलाते हैं। विशेष बोले तो संज्ञा और सर्वनाम, अर्थात वे पद जिनकी विशेषता बताई जाती है विशेष कहलाते हैं, और विशेष की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब हम तो यहाँ समासों की बात करते हैं। प्रभु किसकी बात कर रही है? हम प्रभु की। तो प्रभु जी क्या हुए? विशेष हुए। प्रभु जी कैसे हैं? दयालु हुए। तो विशेषण क्या हुआ? दयालु हुआ। मैं यहाँ इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ, गौर से सुनना। अम्बर, अंबर क्या हुआ? यहाँ विशेष हुआ। और अंबर कैसे? पीले। वस्त्र कैसे हैं? पीले। तो यहाँ वो उसकी विशेषता हुई। तो दोस्तों विशेषण और विशेष का संबंध होता है, लेकिन उल्टा सीधा कोई सा भी पहले आ सकता है। इसलिए मैंने दोनों उदाहरण आपके सामने रखे हैं। इससे पहले उपमेय और उपमान का भी संबंध होता है। जैसे राजीव, लोचन, कमल, नयन, सब उपमा दे रहे हैं। राजीव, कमल, लोचन मीन्स आँख। आँख किसके समान है? कमल के समान। तो उपमेय और उपमान आए। तीसरा है हमारा कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं, अर्थात दोनों ही पद विशेषता लिए हुए होते हैं। जैसे मैं जो कहूँ शीतोष्ण, तो दो पद हुए, शीत प्लस
उष्ण। ये भी ठंडा और ये गर्म, दोनों ही विशेषण हैं। तो आया का नहीं आया? तो जहां दोनों ही पद विशेषण लिए हुए होते, विशेषता लिए हुए होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कर्मधारय समास, शीतोष्ण। जैसे मैं एक और उदाहरण लिखूं, राजर्षि, एक पद आया राजा और दूसरा आया ऋषि। ये दोनों ही पद अपने आप में विशेषण हैं, इसलिए कौन सा समास आया इसमें? इसमें समास आया कर्मधारय समास। कौन सा आया? कर्मधारय समास। दोस्तों मैं आपको एक फंडा बता रहा हूं, जितने भी कलर हैं वो सब रूढ़ हो जाते हैं। जैसे हम कहें लाल चट सफेद भक, नीला छक, हरा कच, पीरा फक, गोरो गट, कारो कुसट, ये सब के सब इसी समास कर्मधारय समास की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। इनके भेद हम पढ़ेंगे। लास्ट है हमारा द्विगु समास। भेद करें, पहले ही देख ली, द्वि प्लस गु। इसमें भी पहला पद तो होता है संख्यावाचक और दूसरा पद एक संज्ञा होता है, और जब विग्रह करने पर एक समूह का निर्माण करते हैं। गु का अर्थ होता है गाय, कु का अर्थ क्या होता है? गाय। द्वि का अर्थ है दो, दो गायों का समूह। तो जहाँ दो गायों का समूह हुआ वहाँ द्विगु समास आया। तो इसके नाम में भी द्विगु समास है, इसके नाम में भी द्विगु समास है। तो जिसका पहला पद संख्यावाची हुआ, दूसरा पद संज्ञावाची हुआ, वो कहलाया द्विगु समास। तो मैंने 6 समासों के बारे में आपको मूलभूत रूप में बताया। यहाँ मैं बताऊँ सर है ना, हमें कैसे पहचाने? तो पहचानने का एक सूत्र है, वो इस तरह है। मैं ये कहूँ अब के तो दे दे, ए बोले तो अव्ययी भाव, वे बोले तो बहुव्रीहि, कै बोले तो कर्मधारय, तै बोले तो तत्पुरुष, दै बोले तो द्वंद्व और दै बोले तो द्विगु। ये 6 समास हमने आपको बताए। पदों के आधार पर 4 प्रकार होते हैं, मेनली 4 होते हैं, मुख्यतः 4 होते हैं, विशेषतः 4 होते हैं, लेकिन समास 6 होते हैं। जिसका पहला पद प्रधान होता है, अव्यय होता है, वो तो कहलाता है अव्ययी भाव। जिसका दूसरा पद प्रधान होता है वो कहलाता है तत्पुरुष, और जिसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं वो कहलाते हैं द्वंद्व, और जिसका अन्य पद प्रधान होता है वो बहुव्रीहि। तत्पुरुष समास 2 भागों में और बांट दिया, कर्मधारय और द्विगु। ये मैंने 6 समास आपको थोड़े थोड़े रूप में समझाने की कोशिश की। आने वाली क्लासों में इन एक एक समास को हम अलग प्रकार से डिफाइन करते चलेंगे। आप इन्हें पढ़ते रहें और बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाया जाएगा। नोट्स बना लें अपने और तैयारी में जुट जाएं। पूरा सॉल्यूशन आपको देखने को लाइव क्लासों में मिलेगा। तब तक आप पढ़ते रहें, स्टे सेफ होम, अपने रहें।